पहले नोट्स में कुछ एडिशन वगैरह कराना है, निकालो अपना अपना नोट्स और पेन जल्दी से। निकाल लिए? अरे निकाल लिए? हाँ सर। चलो सबसे पहले देखो लिंकेज लिखा हुआ दिख रहा होगा नोट्स में। लिंकेज के ऊपर जो ये हाँ पॉइंट है, मेल आर स्मॉलर देन फीमेल, इसको अंडरलाइन ऐसे, सॉरी ऐसे इसको ब्रैकेट में घेर लो। हो गया? हाँ यहाँ पे इसमें रिसेसिव लिख लो। ठीक। और इसमें भी यहाँ पे ऐसे एरो मार दो। हो गया इस पेज में? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आओ। पेज के ऊपर में हेडिंग डालो यहाँ पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस ब्रैकेट में बाय बैटसन एंड पुन्नेट। जल्दी लिखो, बाय बैटसन एंड पुन्नेट, और फिर डायवर्ट क्रॉस का से लाइन करके और ऐसे जल्दी। हो गया? हाँ हो गया। इसके यहाँ पर लिखो पेरेंटल पीसी, पीसी पेरेंटल कॉम्बिनेशन पीसी, यहाँ पे लिखो रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे लिखो रिकॉम्बिनेंट, और इसमें यहाँ पे लिखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन। फिर ऐसे इसमें लिखो रिकॉम्बिनेंट आरसी, फिर यहाँ लिखो पीसी, यहाँ लिखो पीसी, और यहाँ लिखो आरसी रिकॉम्बिनेंट। लिख लिए? हाँ हो गया। या नीचे में ब्रैकेट में ऐसे करके डाल लो। पीसी का मतलब, पीसी का मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और आरसी का मतलब रिकॉम्बिनेंट। हाँ आरसी, या आर और सी, रिकॉम्बिनेंट, आरसी का मतलब। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे ये पूरा का पूरा लाइन काट, व्हाइटनेस में मिटा लेना। अभी पेंसिल से काट लो, फिर व्हाइटनेस में मिटा लेना। जीन के नीचे से पूरा। हाँ बस काटना है। हाँ
हो गया। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर लिख लो 2n इज इक्वल टू 14, इधर लिख लो 2n इज इक्वल टू 8, इसमें लिखो 2n इज इक्वल टू 14, इसमें लिखो 2n इज इक्वल टू 20 और इसमें लिखो 2n इज इक्वल टू 42 42। और इसमें लिखो 2n इज इक्वल टू 46। ठीक है। हाँ कहाँ बचा, यहाँ लिख लो 2n इज इक्वल टू 2। हो गया। हाँ और इसमें लगा लो इम्पोर्टेंस। हाँ यहाँ 14 है, यहाँ भी 14 है। हो गया जी। हाँ हो गया। यहाँ पे हेडिंग डालो। डाली हेडिंग। हम्म। यहाँ पे पेंसिल से लिखो, यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं पेंसिल से लिखो। देखो या स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी मर्जी। हो गए हो। हाँ हो गया जी रान तुम्हारा। हाँ सर। चलो अब साउंड बंद करो, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फैन बंद करो जी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, लिंकेज। उससे पहले तुमको एक बार बताते हैं, प्रीवियस क्लास में तुमको हम पढ़ाए थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेन बातें उसकी हम जो बताए थे पर जल्दी से रिव्यू करा देते हैं क्योंकि काफी लॉन्ग खिंचा गया डायग्राम के चक्कर में। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया कौन था, जल्दी बताओ। सटन एंड मॉवेरी। सटन एंड मॉवेरी किस पे स्टडी किए थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए? किसी पे स्टडी नहीं किए थे, ये बस कंपैरिजन बताए थे। सुनो,
क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये क्या प्रूफ करता है? क्रोमोजोमल मतलब ये जो स्टडी किया था, अगर ये पूछो किस प्लांट वाला एटमी, ये स्टडी कर रहे थे किसका? सेल के स्ट्रक्चर का। सेल के स्ट्रक्चर के दौरान ये न्यूक्लियस का स्टडी कर रहे थे। न्यूक्लियस के अंदर इनको मिला कोई ऐसा कलर्ड बॉडी, बाद में पता चला कि वो कलर्ड बॉडी क्रोमोजोम है। जब ये क्रोमोजोम के मूवमेंट का स्टडी कर रहे थे, इनको पता चला क्रोमोजोम डिफरेंट टाइप का मूवमेंट शो करता है। कब? मियोसिस के दौरान, मियोसिस माइटोसिस दोनों के दौरान। मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है गेमीट फॉर्मेशन के लिए। तब इनको पता चला, इन्होंने अपने इस क्रोमोजोम के बारे में कुछ पॉइंट्स बोला और वो पॉइंट्स जीन से मिलता जुलता था। तब जाके इन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया। किस चीज को प्रूफ करने के लिए? मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को क्रोमोजोमल मूवमेंट के बेसिस पर प्रूफ करने के लिए। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ करने के लिए दिया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ हो जाता है कहां पर? कि मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, उसी की वजह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ एलीलिक जीन पेयर ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन की वजह से होता है, जो एनाफेज 1 के दौरान होता है। ऐसे कैसे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूफ होता है मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 के दौरान रैंडम अरेंजमेंट ऑफ टू, ऐसे बोलो टू क्यों? रैंडम अरेंजमेंट ऑफ नॉन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूफ होता है, क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट होगा तो फिर कौन कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, यही तो रैंडमनेस अरेंजमेंट है। यही प्रूफ कर देता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके लिए मोनोहैबिट क्रॉस जरूरी है और इसके लिए डायहैबिट क्रॉस जरूरी है। हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समाप्त हो गया था। ये जितनी भी बातें हैं सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, सेल के क्रोमोसोमल मूवमेंट के स्टडी के बेसिस पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ करती है। लेकिन सटन बॉवेरी ने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया है। इसके लिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन of chromosomal theory of inheritance। कहाँ गया जी भोंकू? यस सर। बता, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलना रे भोंकू। एक मिनट सर। नवीन कुमार। यस सर। बोलो, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? निधि कुमारी। अरे टीएच मॉर्गन कितना बार बताए थे रे भूकू सब, और याद करो बताए थे। टीएच मॉर्गन ने जेनेटिक्स में कई सारे थ्योरेटिकल बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, एक नहीं कई सारे। उसी में से आज है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया तो किसने था? सटन एंड बॉवेरी ने प्रपोज किया, सटन एंड बॉवेरी ने थ्योरी, लेकिन थ्योरेटिकली दिया। नाम में ही देखो ना, थ्योरेटिकली दिया। बोला थ्योरेटिकली ऐसे ऐसे मेंडल की बातों से मैचिंग कर रहा है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी, लेकिन उस चीज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? टीएच मॉर्गन। और ये बहुत पूछा जाता है कई बार, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। और ये भी पूछा जाता है कि टीएच मॉर्गन ने किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया? तो ड्रोसोफिला पे। किस पे? ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। यह एक प्रकार का मक्खी है
देखे होंगे इस प्रकार का। देखिए इस प्रकार का मक्खी एक, ये ग्रो करता है फ्रूट पल्प पे, इसलिए इसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। नहीं देखो तो बताते हैं। कभी केला खुला रखे हो या आम, उस पे एक मक्खी आता है, बड़ा जैसा मक्खी रहता है। बस वही है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, वही है। उसी पर स्टडी किया है टीएस मॉर्गन ने, और एक नहीं कई सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए उन्होंने ड्रोसोफिला ही चूज किया है। इसीलिए पीएमटी वाले का ये पॉपुलर सवाल बनता है, पीएमटी का बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि आखिर ड्रोसोफिला में ऐसा क्या खास था कि टीएच मॉर्गन उसको बार बार अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करते थे। और ये बोर्ड का भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी आ जाता है। 5 पॉइंट ऐसा बताइए जो टीएस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को बार बार अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किया हुआ है। तो आओ सारे पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, why Drosophila is most suitable for experimental study, in genetics। ठीक है, इसके 7 आंसर हम बताएंगे तुमको। पहले 5 बताते हैं, दो उधर बता देंगे। पहला, ड्रोसोफिला इजिली लेबोरेटरी में ग्रो कराया जा सकता है, इजी टू ग्रो इन लैब। और किस चीज में ग्रो करा सकते हो तुम इसको, अभी हमने बताया क्या, फ्रूट पल्प अब बनाना। बस क्या करो, इजिली एक पेट्री डिश लो इस टाइप का, ठीक है, और इसमें केला को गुड़ गाड़ के चूर चार के मूछ माथ के एकदम इसमें रख दो, ठीक है, मक्खी आ जाएगा आराम से ग्रो करेगा। ठीक है, इजी टू ग्रो इन लैब, कहाँ पे, फ्रूट पल्प ऑफ मोस्ट पॉपुलरली बनाना। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हुआ कि ग्रो करना इजी है, आराम से केला वाला रखिए, आ जाएगा मक्खी, अपने आप ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। एक आध को पकड़ के लाके ले आइए, पहला। दूसरा बात, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। दूसरा सीक्वेंस में याद रखो, तब जाके इजी रहेगा। पहला पॉइंट तो क्या बताए कि इजी टू ग्रो, इसलिए मतलब ग्रो करना इजी है, तो पहला पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए कि ग्रो करना इजी है, इसलिए। दूसरा, शॉर्ट लाइफ स्पान शॉर्ट है, तो हम जल्दी से जल्दी अगले जनरेशन को स्टडी कर पाएंगे। शॉर्ट लाइफ स्पान, और कितना लाइफ स्पान होता है, अबाउट 2 वीक, 2 वीक के आसपास का होता है। 2 वीक तो काफी कम है ना, 1-2 वीक में यानी कि 14 दिन में एक जनरेशन निकल गया, अब अगले जनरेशन का स्टडी कर रहे हैं, तो कितना अच्छा ऑर्गेनिज्म है ड्रोसोफिला। बहुत मशक्कत से उन्होंने पता लगाया कि ड्रोसोफिला एक अच्छा जेनेटिकल स्टडी के लिए सेटअप है, तो आज भी ये यूज किया जाता है ड्रोसोफिला। शॉर्ट लाइफ स्पान। अगला, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी एट अ टाइम, एक समय पे बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, तो अच्छी बात है ना, बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे तो आप अलग अलग और प्रोजेनी में अलग अलग कैरेक्टर स्टडी कर लो एक ही जनरेशन के अंदर, तो अच्छी बात है ना। लार्ज और लार्ज देखो, हमने पहले भी बोला, अगर आपका अगर सैंपल लार्ज रहेगा तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट आता है। हमने तुमको चीज पहले भी सिखाया था कि आप एनालिसिस क्वांटिटेटिव कीजिए हमेशा, चाहे क्वालिटेटिव कैरेक्टर पढ़ने में, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव होने चाहिए, लार्ज सैंपल लेके स्टडी कीजिए आप, तो आपके अंदर एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, मिस्टेक्स कम होंगे। अगला, हैव मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, तो अच्छी बात है, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो ये तो अच्छी बात है जेनेटिकल स्टडी के लिए।
कि आप पर्टिकुलर करेक्टर को लेकर दोनों ही बहुत सारे जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है सब उसको पढ़ लिए, और करेक्टर है मतलब मेनी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या, ऐसे ऐसे करेक्टर जिसके दो दो ट्रेट हो या एक से अधिक ट्रेट हो, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ये होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे करेक्टर थे जो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते थे, और सारे करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन होते हैं, वो कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं। तो अगर आप ड्रोसोफिला के अंदर जेनेटिक्स का स्टडी पता करके निकालिएगा तो बहुत सारी बातें आप जेनेटिकल स्टडीज में पता कर सकते हैं। तो हैव मेनी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। नेक्स्ट शॉर्ट लाइफ स्पैन बता दिया। हाँ, जेनेटिकल कैरेक्टर कैन बी easily observed by लो पावर माइक्रोस्कोप। ये अच्छी बात है। लैब में आपको हाई फाई माइक्रोस्कोप पता है, इवन अगर आप इस ड्रोसोफिला के जेनेटिकल कैरेक्टर को स्टडी करना चाहते हैं ना, तो आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी ले आइए। पढ़ते होगे फिजिक्स में मैग्नीफाइंग ग्लास, अरे जिससे बचपन में वो जला देते थे कागज, याद आया स्कूल में खिड़की के पास बैठ के कागज जलाया करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं उसको, लेंस, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास मोर करेक्टली बोलो। और उसको रख के भी तुम ड्रोसोफिला को देखोगे ना, ये ड्रोसोफिला है, इसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखोगे अगर बड़ा सा, तो तुमको इसका बहुत सारा चीज दिख जाएगा कि किस कलर का है विंग्स, इसके बॉडी के विंग्स में क्या क्या पैटर्न है, इसके बॉडी के सेगमेंट्स में कितना सेगमेंट है, बहुत सारा चीज तुमको इजिली दिख जाएगा। तो जेनेटिकल कैरेक्टर कैन बी इजिली ऑब्जर्व बाय लो पावर माइक्रोस्कोप, इवन ये मैग्नीफाइंग ग्लास। तो अच्छी बात है ना कि हाई पावर का माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं है स्टडी करने के लिए। पांचवा बात का। छठा, मेल एंड फीमेल easily distinguishable। इसका मतलब क्या है कि मेल और फीमेल को आप इजीली पहचान सकते हैं, पता है क्यों? मेल जो होता है वो स्मॉल होता है और फीमेल जो होती है वो लंबी होती है। यानी कि ये जो हमने बनाया, बताओ ये मेल है कि फीमेल है? ये मेल है कि फीमेल है? कंपेयर करने के लिए रहेगा तब ना सर। बहुत शाबाश, कंपेयर करने के लिए रहेगा तब ना। यही होता है इंटरव्यू में, तुमसे ये सब चीज पूछा जाता है। अरे जब तुम्हारे सामने एक ही मक्खी बनाया है तो किसके को तुलना में लंबा और छोटा है? दूसरा मक्खी एक बार जल्दी से बना देते हैं साइड में। हाँ अब बोलो कौन मेल है कौन फीमेल है? ये फीमेल है, ये मेल है। तो अगर तुम एक मतलब कि वो ग्रो कराए हो, मतलब कि कल्चर तैयार की हो, यहाँ पे बड़ा बड़ा मक्खी दिख रहा है, एक छोटा छोटा मक्खी दिख रहा है, तो तुम पहचान लोगे ये फीमेल है और ये मेल है। और मेल फीमेल को पहचानने के बाद तुमको अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके मेल को लेना है, फीमेल को लेना है, किस कैरेक्टर को लेके लेना है, तो ये तुम्हारे लिए इजी है ना। अगर मेल फीमेल को तुम देख के पहचान सकते हो तब तो एक्सपेरिमेंटली सेटअप में बहुत अच्छी बातें हैं। ये तो पता नहीं करना है, जेनेटिकल काउच देख के पता लगे मेल कौन है फीमेल कौन है, फिर आप कर लीजिए उसके हिसाब से। तो छठा पॉइंट ये हुआ। तो टोटल कितने पॉइंट बता दिए? 6 बता दिए, एक कोई छूट गया। क्या छूट गया? हाँ, हैव लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैव लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर 2n=8 होता है, टोटल 8 ही क्रोमोसोम होता है एक सेल के अंदर। अच्छी बात है ना, ज्यादा जीन नहीं है। तो ज्यादा जीन होने के बाद क्या होता है, जीन इंटरेक्शन की वजह से रिजल्ट्स में चेंजेस की संभावना ही रहती है, जेनेटिकल स्टडी बहुत टफ हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जहां पर वहां पे जेनेटिकल स्टडी मोर एक्यूरेटली कर सकते हैं और इजिली कर सकते हैं। इन 7 पॉइंट को ठूस दो मेरे में, कल वाइवा में भी पूछेंगे, और बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। नीट में डायरेक्ट पॉइंट आते हैं और तुमको लगता है कि इजी है, इजी तो है लेकिन तुम वहां भूल जाते हो। एक बार जल्दी से देख लो, जल्दी से क्या क्या बोला हमने। इजी टू ग्रो इन लैब, लैब में ग्रो कराना इजी है, फ्रूट फल पे इजिली ग्रो करा लेते हैं। लाइफ स्पान छोटा है, 2 वीक के आसपास का है, एक टाइम पे बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं। अच्छी बात है, जेनेटिकल स्टडी मोर एक्यूरेटली होगी। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत सारे हैं, ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर ट्रेट बहुत सारे हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के अपोजिट ट्रेट। तो ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर अगर है तो अच्छी बात है। ऐसे इसके जेनेटिकल कैरेक्टर इजीली स्टडी किए जा सकते हैं लो पावर माइक्रोस्कोप से, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट,
मेल फीमेल इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। मेल जो है स्मॉल होता है, फीमेल जो होता है वो लॉन्ग होता है, सॉरी लॉन्ग लिखा जाता है, लॉन्ग होता है। और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो जेनेटिक स्टडी जो है मोर एक्यूरेट होता है। इसीलिए टीएच मॉर्गन ने अपने बहुत सारे स्टडी के लिए ड्रोसोफिला को चुना। इस क्वेश्चन को डील कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली जब प्रूफ करने जा रहे थे टीएच मॉर्गन, तो पता है टीएच मॉर्गन को कई सारी फिनोमिना मिली, कई सारी, जैसे लिंकेज, जैसे सेक्स लिंकेज, जैसे क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, इतनी सारी फिनोमेना के बारे में पता चला टीएच मॉर्गन को। और ये सारे फिनोमेना हमको पढ़ने हैं, और ये सारे ये तो सेल में भी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। और ये सारे फिनोमेना के बारे में टीएच मॉर्गन ने बताया तब जब वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने जा रहे थे ड्रोसोफिला पर स्टडी करके। वहीं से उनको लिंकेज का आइडिया लगा, और जब लिंकेज का आइडिया लगा तो वहीं से उनको क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन का आइडिया लगा। जब लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का आइडिया लग गया तो स्टडी में आगे बढ़े तो पता चला सेक्स लिंकेज नाम का भी कोई चीज होता है। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन पता चलने लगे उनको। ये सब सारी स्टडी उनको पता चल गई। तो अब कुल मिला के हमको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली वो क्या स्टडी किए, कैसे स्टडी किए, ये तो जानना नहीं है। स्टडी के दौरान जो चीज मिला यही तो वो स्टडी किए होंगे। यानी कि अब हमको क्या करना है आगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होने के बाद जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पर उससे आए तो टीएच मॉर्गन के वर्क क्या क्या थे वो तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम समझते हैं लिंकेज। क्योंकि देखो टीएच मॉर्गन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाह रहे थे और उनको पता चल गया लिंकेज। और लिंकेज क्या है, जब तुम पढ़ लोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से मिलती जुलती बातें हैं। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे रहे होगा तब ये लिंकेज पता चला होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लिंकेज। ठीक है, हमारा टाइम आउट हो चुका है। तब तक तुम यहाँ तक के सारे पॉइंट को नोट से पढ़ लो, हम दोबारा मीटिंग क्रिएट करके लिंक तुरंत भेजेंगे।